हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हमारा टेस्ट नंबर 1 लेके आए हैं हम लोग CGPSC हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में। आप सब लोग का मैं जितेंद्र थवाइत बहुत बहुत स्वागत करता हूं। CGPSC ACF फ्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो बायोलॉजी पे ऊपर है। आप लोग को आपके व्हाट्सएप बैच में कल टॉपिक बता दिया गया था। आज आप लोग का टॉपिक है जंतु पोषण और मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक है, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट होंगी। आपको पहले से ही एक टॉपिक आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप बैच में, ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो जो अभी व्हाट्सएप में नहीं जुड़े होंगे हमारे व्हाट्सएप बैच से, तो जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इसमें मैसेज कर दीजिए अपना नाम और शहर का नाम, आपको ऐड कर दिया जाएगा बैच में, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो, नोट्स हो, ACF पेपर से संबंधित डिटेल जानकारी हो, सारी चीज़ आपको उसमें समय से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। और आपको मेंस वाले जो अगर CGPSC मेंस का होंगे, तो अभी जिसको भी नोट्स चाहिएगा वो देख लीजिएगा। सभी विषय के नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो जिनको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं इसी व्हाट्सअप नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट के लिए तैयार हैं सभी? चलिए सभी आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो तो कमेंट करके बताइए कितना सही क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, चलिए आंसर देते रहिएगा। टिड्डे के पाचन तंत्र में गिजड़ किस भाग में अवस्थित होता है? बताइएगा, टिड्डे से रिलेटेड है, क्वेश्चन बना हुआ है। सारे एनालिसिस करके क्वेश्चन को लेकर एकदम दमदार सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे। आपको आगामी पेपर में इसके क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन, टिड्डे के पाचन तंत्र में गिजड़ किस भाग में अवस्थित होता है? अग्रभाग, पश्चभाग, मध्य भाग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्रभाग में। याद रखेंगे, टिड्डे के पाचन तंत्र में गिजड़ किस भाग में अवस्थित होता है? तो अग्रभाग में। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। यकृत में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत। इसका वजन कितना होता है? बताइए यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg, 2.5 kg, 3 kg, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1.5 kg। याद रखेंगे, यकृत जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है उसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। चलिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा, अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा का केंद्रक नष्ट करने पर क्या होगा? उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, मेटाबॉलिक क्रियाविधि धीमी हो जाएगी और अंततः मृत्यु हो जाएगी, तेजी से प्रचलन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक क्रियाविधि धीमी हो जाएगी और अंततः उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी क्रियाविधि धीरे धीमी हो जाएगी, फिर वो मर जाएगी। ठीक है, अमीबा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अमीबा। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा किस दौरान उत्पाद बनाना बंद कर देता है? क्षारीय माध्यम के, भूख के समय, अम्लीय माध्यम के, छूने पर। चलिए जल्दी से बताइए तो अमीबा उत्पाद बनाना कब बंद कर देता है? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भूख के समय। अमीबा किस दौरान उत्पाद बनाना बंद कर देता है? तो भूख के समय वो क्या करता है? अपना उत्पाद बनाना बंद कर देता है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी आंसर दीजिए जाइए, कमेंट में गिनते जाइए कितना सही होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन का पता नहीं लगा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आंसर के साथ। एंट अमीबा में किस दौरान क्रोमेटिक बॉडीज बनती है? बताइए, एंट अमीबा में क्रोमेटिक बॉडीज कब बनती है? प्रीशिष्ट अवस्था में, आरंभिक शिष्ट अवस्था में, टेट्रान्यूक्लिएट शिष्ट में, ट्रोफोजोइट में। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक शिष्ट अवस्था में। सभी क्वेश्चन के आपको 20 सेकंड समय देंगे आंसर के लिए, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई किसका रोग कारक है? सैंड फ्लाई किसका रोग कारक है? काला आजार, टाइफाइड, निद्राकारी रोग, पेचिस। बताइएगा सैंड फ्लाई किसका रोग कारक है? ऑप्शन नंबर ए, काला आजार। याद रखेंगे काला आजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है? ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट, यूनी न्यूक्लिएटेड सिस्ट, टेट्रान्यूक्लिटिक सिस्ट। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, ये उसकी क्या है? संक्रामक अवस्था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
ऐसे क्वेश्चन आप अभी तक नहीं तैयार किए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिका किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसके द्वारा उत्सर्जन करता है? खाद्य रिक्तिका, सामान्य सतह, संकुचनशील रिक्तिका, मेल्पिगियन नलिका। चलिए बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य सतह। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है, एसीएफ के में सीजीपीएससी जैसे नहीं आता, तो इसके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन की जरूरत है जो आपको लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण एंटमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण का नहीं है? कौन सा लक्षण एंटमीबा हिस्टोलिका के संक्रमण का नहीं, बताइए। बार बार ज्वर आना, उदर दर्द, मल के साथ रक्त आना, अनियमित मल त्याग। चलिए बताइए कौन सा नहीं है, बोला है ना, याद रखेंगे, एग्जाम में भी ध्यान दिया करिए। चलिए कौन सा नहीं है, तो बार बार ज्वर आना, इसमें ज्वर नहीं आया था एंटमीबा हिस्टोलिटिका में। उदर दर्द देता है, मल के साथ रक्त आता है, अनियमित मल त्याग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताइए क्या करके हम उसको रोक सकते हैं, संक्रमण मत फैले? चुंबन से परहेज करके, रोगी के कपड़ों से दूर रहकर, अप्रदूषित स्वच्छ भोजन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, किसके द्वारा हम उसको रोक सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, अप्रदूषित अर्थात स्वच्छ भोजन से हम लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण रोक सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक कर दीजिए और सभी एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छा क्वेश्चन हम लोग सेट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमीबा को सुई से छूने पर क्या होगा? चलिए अमीबा है, उसको सुई से अगर छूते क्या होगा? मर जाएगा, शीघ्रता से विभाजित हो जाएगा, कुछ पार्ट विकसित हो जाएंगे, दूर चला जाएगा। चलिए बताइए तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, दूर चला जाएगा। जैसे हम अमीबा को सुई से छुएंगे वो दूर चला जाता है। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को बगल में है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपलोड हो क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाए और आप प्रैक्टिस हो जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखते ही। कौन सा एक पोषदीय मोनोजेनेटिक परजीवी है? बताइए क्या पूछा है, एक पोषदीय मोनोजेनेटिक बोलते हैं जिसको, कौन सा है? प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बताइए कौन सा एक पोषदी मोनोजेनेटिक परजीवी है? ऑप्शन नंबर डी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक पोषदी मोनोजेनेटिक परजीवी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन रोग नहीं फैलाता है? कौन सा रोग नहीं फैलाता बताइएगा। एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवेलिस, प्लाज्मोडियम ओवेल। बताइए कौन सा रोग नहीं फैलाता? ऑप्शन नंबर ए, एंटमीबा कोलाई। याद रखें कोलाई जो रोग नहीं फैलाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा है क्वेश्चन बताइए कमेंट करके। अमीबा प्रोटियस में किस प्रकार के कुटपाद बनाए जाते हैं या कुटपाद पाए जाते हैं? अमीबा प्रोटियस में लोबोपोडिया, एक्सोपाडिया, फाइबोपोडिया, इक्सोपोडिया। बताइए किस प्रकार के कुटपाद पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोबोपोडिया। अमीबा प्रोटियस में किस प्रकार के कुटपाद पाए जाते हैं? तो लोबोपोडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अमीबा में संकुचन रिक्तियां पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है संकुचन रिक्तियां? बताइएगा। पिछले सिरे के पास, अगले सिरे के पास, शरीर के मध्य भाग में, शरीर के किसी भी भाग में। बताइए कहाँ पे पाया जाता है अमीबा में संकुचन रिक्तियां? ऑप्शन नंबर ए, पिछले सिरे के पास पाई जाती है। अमीबा में संकुचन रिक्तियां पिछले सिरे के पास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमीबा की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अमीबा की खोज किसने की थी? बताइए। जेनर, रोजेनहॉफ, हॉफकिंस, ट्वेट।
चलिए ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजेनहॉफ। याद रखेंगे, अमीबा की खोज रोजेनहॉफ ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए साथ ही साथ। अमीबा की खोज रोजेनहॉफ ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा किसकी अनुपस्थिति के कारण अमीबा से भिन्न है? केंद्रक, स्क्यूडोपोडिया, एक्टोप्लाज्म, संकुचनशील रिक्तियां। बताइए किसकी अनुपस्थिति के कारण ये एंट अमीबा अमीबा से भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी, संकुचनशील रिक्तियां के कारण। ठीक है, एंट अमीबा अमीबा से भिन्न होती है। ठीक है, इसमें संकुचनशील रिक्तियां नहीं पाई जाती एंट अमीबा में। ठीक है, और अमीबा में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आप। ये हमारा आ गया। अब आगे हम लोग पाचन से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, पेप्सिनोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? बताइएगा, पेप्सिनोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? चिप कोशिकाएं, पेराइटल कोशिकाएं, गैस्ट्रिक ग्रंथियां, आंतरिक कोशिकाएं। बताइए किसके कारण पेप्सिनोजन का स्त्रावण होता है? ऑप्शन नंबर ए, चिप कोशिकाएं। याद रखेंगे, चिप कोशिकाएं। ठीक है, प्रधान कोशिकाएं या पेप्सिनोजेन या जाइमोजेनिक कोशिकाएं भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका स्त्रावण करती है। ये कोशिकाएं अमाशय के फणिक भाग में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है ये? ठीक है, तो फणिक भाग में, अमाशय में पाया जाता है, फणिक भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लैंगरहेंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। बताइए लैंगरहेंस द्वीप, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए पहले देख लेते हैं कहते किसको है। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस के द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, अग्नाशय में पाया जाता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? ए, बी, वाई और ये त्रिभुज वाली कोशिकाएं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है लैंगरहेंस द्वीप में। कहाँ पाया जाता है ये? तो याद रखेंगे, अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में। और कितने प्रकार की कोशिका? तो ऑप्शन नंबर डी बता दिया, 4 प्रकार की कोशिका। ठीक, ये चारों प्रकार की कोशिका पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लार में पाई जाने वाली प्रमुख प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम। बताइए लार में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, ए, आईजीए। ये वाला एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अग्नाशय रस में होता है क्या क्या होता है? बताइए, ट्रिप्सिन, लाइपेज, मॉल्टेज, या फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मॉल्टेज। अगला है हमारा ट्रिप्सिन, क्लाइमोटिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा पाया जाता है अग्नाशय रस में? देखिए अग्नाशय रस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक नाम से और याद रखेंगे, पूर्ण पाचक रंग, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन, काइमोटिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। याद रखेंगे 4 चीज पाया जाता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइलिन होता है, बताइए टाइलिन क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है, कम उदासीन होता है, अधिक क्षारीय होता है। बताइए क्या होता है ऑप्शन? जल्दी से आंसर दीजिए। चलेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए टाइलिन क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। इसका पीएच मान की बात करें तो ये होता है 6.8। ठीक है, तो हल्का सा अम्लीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जठर रस का पीएच कितना होता है? जठर रस का पीएच कितना होता है? बताइए, 2, 4, 6, 8। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए और लास्ट में बताइए कितना सही होता है। लाइक कर दीजिए, इतने लोग देख रहे हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली कंटिन्यू कराए जाएंगे आपसे। ठीक है,
जठररस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, पीएच कितना होता है? 2। और आप लोग बोलोगे कि इसको लाइव क्लास के माध्यम से कर लेंगे ताकि और भी डिस्कस कर सके, आप लोग डायरेक्ट आंसर दे सके। आप लोग कमेंट करके बताइए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। लार में एमाइलेज का पीएच क्या होता है? अब देखिए लाल में जो एमाइलेज पाया जाता है 4 प्रकार का, हम लोग देखें क्या क्या पाया जाता है। तो उसमें जो एमाइलेज और इसका पीएच क्या होता है बताइए? 6, 6.8, 7.2, 8 कितना होता है बताइए? देखिए एमाइलेज किस में उपस्थित होता है? तो लार में उपस्थित होता है। ठीक है, लार में उपस्थित होता है। यह प्रकृति में हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, पढ़े हैं, हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े 6.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लार उत्पन्न होती है बताइएगा अधोजंबिका, सबमैक्सिलरी और अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्रंथियों से, अमाशय ग्रंथियों से, अग्नाशय ग्रंथि से, पित्ताशय से। किससे उत्पन्न होता है लार? ऑप्शन नंबर ए अधोजंबिका, सबमैक्सिलरी और अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्रंथियों से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेके आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण थे, जो आपके आगामी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हम लोग कराए हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपको तुरंत आपको शाम तक अभी बता दिया जाएगा कि कल क्या टॉपिक रहेगा। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर टेस्ट देते रहिएगा। कैसा लगा टेस्ट है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम लोग क्वेश्चन की संख्या और बढ़ाना हो तो भी बताइए, और कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और लाइव क्लास लेना हो तो टाइम फिक्स कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।